Hi students, welcome to Shortcut. Today we will start chapter number 2 from our science book of class 8th. The chapter is Microorganisms, friend और foe. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप काफ़ी थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे छोटे जो सूक्ष्म प्राणी होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह आते हैं, तो क्या ये हमारे फ्रेंड हैं या फिर हमारे फो हैं, यानी कि हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं ये। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे दोस्त हैं या नहीं। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर मिलेंगे इस वीडियो के एंड में। तो अगर आपको वीडियो क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। You have seen several kinds of plants and animals, however, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. अब हमारे चारों तरफ की बात की जाए तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं। वी कैनॉट सी। क्या करते हैं हम लोग? वी कैनॉट सी। तो जिनको हम देख नहीं पाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? अब यहाँ पर बताया गया है कि जब बारिश के दिनों में आप कभी ब्रेड जो रहता है, हमारा ब्रेड जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो ब्रेड है बारिश के दिनों में वो जब ख़राब हो जाता है सीलन की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं बारिश के टाइम पे मौसम में काफ़ी नमी होती है और उस नमी के कारण जब वो ब्रेड है वो ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर ग्रे कलर का, यानी कि ब्रेड जो है वाइट है हमारा, लेकिन वो ग्रेइश कलर की एक परत जम जाती है उसके ऊपर, ग्रेइश कलर के उसके ऊपर धब्बे धब्बे हो जाते हैं। और ये जो धब्बे हैं एक्चुअल में अगर आप इसको मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास में से देखोगे, तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे राउंड कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे राउंड साइज के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। अब ये क्या है? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These observations show that water and soil are full of tiny organisms that, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as fungus that grows on land, that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms. अब आपको बताया जाए कि ये जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये हमारी सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। सॉइल बोलते हैं कि एक चम्मच अगर आप सॉइल लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बैक्टीरियाज। उसमें इतने बैक्टीरियाज हो सकते हैं जितनी हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन है। तो यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बैक्टीरिया हैं, कितने छोटे हैं आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। अब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मोस्टली इनको हम बिना किसी हेल्प के नहीं दे सकते हैं, यानी कि इनको अनएडेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। अनएडेड आई का मतलब नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। जैसे हम डायरेक्टली हम एक दूसरे को देख सकते हैं, दूसरे जानवरों को देख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? यस, वी नीड अ मैग्नीफाइंग लेंस। और इसीलिए जिनको हम लोग, जैसे कि फंगस की बात की जाए जो कि ब्रेड के ऊपर होता है, तो ब्रेड के ऊपर जो फंगस है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमें मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से ही देखना पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 पार्ट में बांटा गया है। इनके देखिए आप यहाँ पर चारों पार्ट हैं जो लिखे हुए हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1
टू 2.4। अब जो आपको मैंने 4 नाम बताए, ये 4 नाम आपको अंडरलाइन करके समझ लेने हैं कि दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ये जो टॉपिक है ये याद रखना है, और यहाँ पर आपको जो माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन दी गई है ये भी आपको याद रखनी है, और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि 4 तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं वायरसेस की। तो वायरस जो है वो भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है वायरसेस को भी, लेकिन वो एक अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब वायरस के बारे में आपको एक खास चीज़ बताई जाए कि वायरस जो है वो अगर आपकी बॉडी से बाहर है, यानी किसी भी प्राणी की बॉडी के बाहर जब तक वायरस है वो इनएक्टिव रहता है, यानी कि वो काम नहीं करता है। और जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है तो वो काम करना शुरू कर देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वायरस अगर हवा में घूम रहा है तो वो डेड है, वो काम नहीं करता है, इट इज़ इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही उसको कोई बॉडी मिल जाती है, भले वो किसी इंसान की बॉडी हो, किसी जानवर की बॉडी हो, यानी कि जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश कर लेता है वो काम करना शुरू कर देता है, वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। Some of the viruses are shown in 2.5 figure. Common ailments like cold, influenza and most coughs are caused by viruses. आपको पता है कि जो कॉमन हमारी सर्दी होती है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू कहते हैं, फिर कुछ खांसी की बात की जाए, कुछ खांसी जो है ये भी वायरस के कारण ही होती है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब आपको सर्दी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कुछ नहीं है, वायरल फीवर है। वायरल का मतलब होता है कॉज्ड बाय वायरस, इसीलिए उसको वायरल कहा गया है। और अभी जो हम कोविड की बात करते हैं, कोरोना, ये भी एक वायरस है। आपने सुना है ना, कोरोना वायरस, तो इट इज़ ऑल्सो अ वायरस। तो वायरस जब तक हवा में है वो इनएक्टिव है, और जैसे ही वो किसी की बॉडी में प्रवेश करता है वो एक्टिव हो जाता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरस। ये जो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे बीमारियां हैं ये भी वायरस के द्वारा ही होती हैं। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेयरएज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। आपको इनका नाम याद रखना है। पोलियो और चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है। डिसेंट्री और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए पिक्चर्स आ गई हैं अभी। नाउ दीज आर द बैक्टीरियाज। आप यहाँ पर जो पिक्चर में देख रहे हैं ये बैक्टीरिया है और ये भी एक बैक्टीरिया है। इसके बाद आगे आप देखिए एल्गे। ये देखिए ये दोनों जो है ये एल्गे हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्रोटोजोआ, दिस इज पैरामीशियम एंड अमीबा। ये सब एल्गे और प्रोटोजोआ है। आगे आप देखिए ये है फंगाई। फंगाई में आप देख सकते हैं क्या क्या नाम दिए गए हैं? ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ये सब जो हम बात कर रहे हैं ये सब फंगाई है। तो आपको जैसे मैंने ऊपर नाम बताए थे वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अच्छे होते हैं, दोज हु आर वेरी फ्रेंडली। Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. जो आप लोग दही खाते हैं, जो आप ब्रेड खाते हैं, जो आप केक खाते हैं, ये सब चीज़ें कौन बनाता है, किसकी मदद से बनती हैं? ये सब चीज़ें बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। आपको याद रखना है। तो ये सब बनाने में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद लेनी पड़ती है। तो हमने देखा कि कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अल्कोहल आप जानते हैं ना, तो अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग किया जाता है बहुत ही पुराने समय से। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनवायरनमेंट को क्या करने में मदद करते हैं? क्लीन करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
द ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि आप जानते हैं ना, आप घर पे जब सब्जी बनाते हैं तो उसके छिलके जो रहते हैं और इवन एनिमल्स जो मर जाते हैं उनको हम लोग फेंक देते हैं। ये सब चीज़ें जब हम फेंक देते हैं तो इनको कौन कंज्यूम करता है? बैक्टीरिया। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आपने बनाना खाया या फिर कोई भी सब्जी बनाने के लिए उसको काटा और उसके छिलके आपने बाहर फेंक दिए, तो क्या वो छिलके 3, 4, 5 दिन तक वहीं पड़े रहते हैं? नहीं, वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो गायब मतलब उसको गाय भैंसे खा जाती हैं वो अलग बात है, लेकिन वो वैसे खुद ब खुद भी गायब हो जाएंगे वहाँ से विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। उसको बैक्टीरिया खा जाते हैं, और बैक्टीरिया तो हम देख ही नहीं सकते हैं। फिर और अगर बात करें, आपने देखा होगा कभी आप गुजरते हैं किसी खुली जगह से तो वहाँ पर आप पाते हैं कि एक गाय जो कि मर चुकी है उसको फेंका गया है, और थोड़े दिनों के बाद दोबारा आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको सिर्फ गाय की हड्डियाँ दिखाई देती हैं। तो गाय कहाँ गई? उसकी जो बॉडी थी उसको बैक्टीरियाज ने कंज्यूम कर लिया, बैक्टीरियाज उसकी बॉडी को खा गए हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन बनाने में भी हेल्पफुल हैं। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी मदद करते हैं ये बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, यानी कि सॉइल का उपजाऊपन बढ़ता है। अब हम बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी और प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई। They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड का मतलब वो एक सेल से बने होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो है एक ही सेल से बनी होती है। अब ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल सेल्ड जिसको हम यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं, दूसरे होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, इनकी मैनी सेल्स, जिसको हम मल्टी सेल्यूलर भी कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। और इनके रहने की जगह क्या है भाई? ये कहीं भी रह सकते हैं, यानी कि आइस कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि जो बिल्कुल ठंडी जगह है जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है आदमी की, यानी कि पोलर आइस, यानी कि अंटार्कटिका जैसी जगहों पे भी आपको देखने को मिलेंगे। और हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे उबलता हुआ पानी निकलता है, उबलते हुए पानी के अंदर भी आपको दिखाई देंगे। बहुत ही गर्म जगहों पे भी रह सकते हैं और बहुत ठंडी जगहों पे भी ये रह सकते हैं। ये डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, यानी कि डेजर्ट लैंड्स के अंदर भी रह सकते हैं, और मार्शी लैंड, डेजर्ट आप जानते हैं ना एकदम सूखी ज़मीन होती है वहाँ पर, और मार्शी लैंड मतलब जहाँ पर दलदल होता है, जहाँ पर बहुत सारा पानी और मिट्टी दलदल जैसा होता है वहाँ पर, वहाँ भी ये रह सकते हैं। ये इंसानों की बॉडी के अंदर और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो फ्री रहते हैं, अकेले रहते हैं। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों की बॉडी पे उगते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause disease. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। कुछ जो हैं वो तो फ़ायदेमंद हैं और कुछ नुकसानदायक भी हैं हमारे लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर पढ़ लिया है कुछ चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो क्या क्या बनाने में हमारी मदद करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं आगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. अब कर्ड यानी कि जिसको हम दही कहते हैं, कर्ड मतलब दही, तो दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया का
रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ये आपको याद रखना है ये वर्ड। कर्ड बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल है? वो है लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। अब लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? वो मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ता रहता है। इनके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से वो मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ता रहता है और दूध को दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। चीज़ आप लोग खाते हैं ना पिज़्ज़ा के ऊपर रख के, वो चीज़ भी बैक्टीरिया बनाने में मदद करता है। इसके अलावा पिकल्स यानी कि अचार, अचार जो खाते हैं आप लोग, खट्टा मीठा, आम का अचार, गाजर का अचार, ये सब बनाने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। आप जानते हैं कि रवा बनाया जाता है, सूजी जो है, फिर इडली बनाई जाती है और भटूरे बनते हैं जो उनके अंदर दही डाला जाता है। तो ये सब चीज़ें बनाने में कौन मदद करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल। बैक्टीरिया और ईस्ट की बात करें, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं ये फर्मेंटेशन में मदद करते हैं। किस चीज़ की? फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बाटर। डोसा तैयार करने के लिए जो बाटर तैयार किया जाता है, जो उसका डोसा बनाने से पहले जो प्रिपरेशन की जाती है, बाटर बोलते हैं इसको, वो, और राइस इडली, इडली जो बनाई जाती है, उन सब की फर्मेंटेशन में भी ये मदद करता है। बाटर नहीं होता, बैटर होता है। Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Yeast जो है वो रिप्रोडक्शन दिखाता है, करता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो यीस्ट जब अपनी गिनती बढ़ाता है, यानी कि यीस्ट जब मल्टीप्लाई होता है, अपने आप को बढ़ाता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान। रेस्पिरेशन मतलब जब वो सांस लेता है यीस्ट, तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बबल्स होते हैं इस गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो क्या करते हैं? वो गैस प्रोड्यूस करते हैं बबल्स, और इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, फूल जाता है। आपने देखा ना, इडली जब आप लोग खाते हो तो इडली एकदम फूला हुआ होता है, स्पॉन्जी, स्पॉन्ज की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो उसके सॉफ्ट होने का कारण आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। आप इडली जब खाते हैं, इवन आप, मैं कहूँ तो ढोकला जो खाते हैं, गुजराती डिश अपनी जो फेवरेट है, ढोकला खाते हैं, वो भी फूला हुआ होता है, पता है, सॉफ्ट होता है एकदम, ऊपर से दबाएंगे तो स्पॉन्ज की तरह दबता है। तो उसके सॉफ्ट होने का कारण है यीस्ट। यीस्ट जो है ये जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा, वो फूल जाती है। हवा जो है, हवा तो फूलती है ना, आपको पता है, बबल्स होते हैं, तो हवा के कारण ही इसकी वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है, इसका एरिया बढ़ जाता है और ये सॉफ्ट हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने के लिए। आप जानते हैं ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स कितने सॉफ्ट होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट ओनली। आगे हम देख रहे हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, वाइन प्रोड्यूस करने के लिए, और एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहा जाता है। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruits, juices, etc. अब जब अल्कोहल या वाइन ये बनाई जाती है तो क्या किया जाता है? ईस्ट जो है उसको नेचुरल शुगर्स के ऊपर उगाया जाता है, यानी कि जो हमारे अनाज होता है, जैसे कि बार्ली, वीट, राइस या फिर क्रश्ड फ्रूट जूसेस, इनके ऊपर ईस्ट उगाया जाता है। देखिए, ईस्ट अपने आप इनके ऊपर बनने लगता है और फिर इससे ही ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नाउ दिस इज द आगे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, वो हमें करनी पड़ेगी। लिखा गया है, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। आप एक 500 ml का बीकर लीजिए जिसको 3/4 पानी से भर लीजिए, फिर उसमें 2-3 चम्मच शुगर के डाल दीजिए। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, और इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर भी डालना है हमको। और फिर क्या करेंगे? फिर इसको ढक के हम रख देंगे गर्म जगह पे 4-5 घंटे के लिए, यानी कि किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर गर्म जगह पे आप रखेंगे इसको कितनी देर के लिए? 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन।
कैन यू गेट अ स्मेल? फिर आप उसको सूंघने की कोशिश करिए, क्या आपको कुछ स्मेल आ रही है? यस, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अब यहाँ पर जो आपको स्मेल आ रही है वो अल्कोहल की स्मेल है। अल्कोहल कैसे बनी? जो ईस्ट था उसने शुगर को, हमने तो शुगर डाला था ना पानी के अंदर, तो शुगर को ईस्ट ने किस में बदल दिया? अल्कोहल में बदल दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इसे? फर्मेंटेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्मेंटेशन इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। आपको ये भी याद रखना है, ये जो आपको बताया गया है कि लुइस पास्चर जो हैं उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी। आगे देखते हैं हम क्या बताया गया यहाँ पर चैप्टर के अंदर। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, फिर कैप्सूल भी देता है, कभी कभी इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है हमको। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन हैं ये क्या करते हैं? किल कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं या फिर रोक देते हैं। किसको रोक देते हैं? स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण वो बीमारी हुई है उसको या तो ये मार डालते हैं या फिर उसको बढ़ने से रोक देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन मेडिसिन को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये माइक्रोब्स के बढ़ने को रोक देते हैं या फिर उनको मार देते हैं, इसीलिए इसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। आज की बात करें तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बैक्टीरिया और फंगाई से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ दवाइयों के नाम हैं जिनको हम लोग एंटीबायोटिक की तरह यूज़ करते हैं, और ये बने किससे हैं? फंगाई और बैक्टीरिया से बने हुए हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड by growing specific microorganisms are used for to cure a variety of diseases। ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उगाकर मतलब उनको पैदा करके, और बहुत सारे डिजीज से ये हमें हेल्प करते हैं छुटकारा पाने में।